प्यार, मोहब्बत और इश्क का सफ़र इतना खूबसूरत होता है जहाँ पे हर व्यक्ति बड़े ही खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अगर इस प्यार मोहब्बत में थोड़ी सी भी नफ़रत शामिल हो जाए तो फिर न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर देती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली और इसी बरेली का एक थाना पड़ता है प्रेमनगर। प्रेमनगर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है भूड़पट्टी और इसी भूड़पट्टी का रहने वाला अशोक सक्सेना, पत्नी का नाम मुन्नी देवी। अशोक के टोटल 4 बच्चे, जिसमें बड़ी बेटी का नाम शालिनी, दूसरे बेटे का नाम अंशु, तीसरे बेटे का नाम योगेश और चौथी एक छोटी बच्ची गुड़िया। योगेश जिसकी उम्र है लगभग 32 साल। अशोक बस कंडक्टरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की पालन पोषण करता है। लेकिन अशोक की बड़ी बेटी शालिनी जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, अशोक जहाँ तहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करता है और फिर रीति रिवाज के तहत अपनी बच्ची की शादी कर देता है। शालिनी भी शादी कर अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन शालिनी के शादी का अभी 3 साल का भी वक्त नहीं बीता था कि अशोक इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अशोक जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है तब तक अपने किसी भी बच्चों की शादी नहीं कर पाता है। इसके बाद अशोक के पूरे परिवार की जिम्मेदारी अशोक के दोनों बेटों पे आ जाती है, अंशु और योगेश पे। इसीलिए अंशु एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर देता है और योगेश अपने ही इलाके के एक कपड़े की दुकान में काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद से बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 1 मार्च 2020 की। योगेश हर रोज़ के तरह सुबह अपनी दुकान पे तो जाता है, लेकिन रात को घर वापस नहीं आता है। रात्रि का जब 10 बज जाता है, अंशु जब ड्यूटी करके घर पहुंचता है तो उसकी मां कहती है कि योगेश अभी तक घर वापस नहीं आया है। इसीलिए अंशु तुरंत ही योगेश के नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन योगेश का नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए योगेश के बारे में पता लगाने के लिए अंशु योगेश के उस दुकान पे जाता है जहाँ पे योगेश काम करता था। अंशु दुकान के मालिक जितेंद्र से पूछताछ करता है तो जितेंद्र कहता है कि योगेश 8 बजे के आसपास ही छुट्टी लेकर के घर चला गया। छुट्टी लेते वक्त बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जितेंद्र जब इस तरह की बातें अंशु से कहता है तो इसे सुन करके अंशु को भी बड़ा अजीब सा लगता है। सोचता है कि अगर योगेश की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे घर आना चाहिए था, माँ से बताना चाहिए था। बिना बताए योगेश कहाँ जा सकता है। अंशु पूरी रात योगेश की तलाशी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी योगेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन 2 मार्च 2020 को इसी भूड़पट्टी के कुमार टाकीज के बगल एक खाली मैदान में लोगों को डेड बॉडी मिलता है। लोग तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तब तक वहां पे काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाला एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल के आसपास है, जिसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को लगभग 4 बार चलाया गया था। दरअसल उसके चेहरे को जलाने की भी कोशिश किया गया था। उसका मोबाइल भी वहीं पे तोड़ करके फेंक दिया गया था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से जब पूछताछ करती है तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति सामने निकल कर आता है और उस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेता है। शिनाख्त करने वाला कोई और नहीं था बल्कि योगेश जिस दुकान में काम करता था उसी दुकान का मालिक जितेंद्र था। जितेंद्र कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही दुकान में काम करने वाला योगेश है। जितेंद्र तुरंत ही इस बात की जानकारी योगेश के बड़े भाई अंशु को देता है। अंशु को जैसे इस बात की जानकारी होती है, अंशु, उसकी माँ और उसकी बहन रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं और योगेश की डेड बॉडी को देख करके शिनाख्त कर लेते हैं। पुलिस तुरंत ही डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर योगेश के बारे में अंशु से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि योगेश के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पे अंशु कहता है कि साहब मुझे किसी पे कोई शक नहीं है, बल्कि मेरा भाई योगेश बिल्कुल सीधा साधा इंसान था, किसी से ना कोई झगड़ा और ना ही कोई तकरार करता था। आखिरकार अंशु के तहरीर पे पुलिस धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले योगेश के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है, ये जानने के लिए कि आखिरी बार योगेश ने किससे बातचीत किया था। पुलिस जब योगेश के नंबर का CDR निकालती है तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है
जिस पे योगेश पिछले कई सालों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। और 1 मार्च 2020 को रात्रि के 8 बजे के आसपास योगेश ने आखिरी बार उसी नंबर पर बात किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी उमा शुक्ला के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये उमा शुक्ला कोई और नहीं बल्कि इसी भूड़पट्टी के रमेश चंद शुक्ला की बेटी है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। पुलिस बिना वक्त गंवाए ही उमा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर उमा से योगेश के बारे में पूछताछ करती है। तो उमा कहती है कि साहब, मैंने योगेश की हत्या नहीं किया है, बल्कि मैं तो शादीशुदा हूं और मेरी एक 5 साल की बच्ची भी है। पुलिस तुरंत ही सीडीआर को सामने रख करके और उमा से पूछताछ करती है कि अगर तुम शादीशुदा हो तो फिर पिछले कई सालों से तुम योगेश से बात क्यों कर रही थी, और 1 मार्च 2020 को रात्रि के 8 बजे के आसपास आखिरी बार तुम्हारी योगेश से बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी। पुलिस जब तमाम तरह की सवालें उमा से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार उमा के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और उमा भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। उमा बताती है कि मेरे पिता का नाम महेश चंद शुक्ला है, माँ का नाम जानकी और एक छोटा भाई अमर शुक्ला है, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। महेश चंद भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की पालन पोषण करता है। इसीलिए अमर अपने पिता का हाथ बटाने के लिए एक नौकरी की तलाशी शुरू कर देता है और फिर अपने ही इलाके में एक कपड़े की दुकान में नौकरी ले लेता है। लेकिन अमर जिस कपड़े की दुकान में काम करता है उसी मार्केट में योगेश भी काम करता है। रात के वक्त अक्सर जब दोनों छुट्टी करके घर वापस आते हैं तो रास्ते में अमर और योगेश की दोनों की मुलाकात होती है। जब दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आखिरकार बातचीत करते करते अमर और योगेश के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी काफ़ी गहरी हो जाती है कि उसके बाद से अमर और योगेश दोनों एक दूसरे के घर आना जाना शुरू करते हैं। योगेश जब अमर के घर पे जाता है और उसकी बहन उमा को जब पहली बार देखता है तो उमा की खूबसूरती देख करके योगेश उस पर फिदा हो जाता है। उसकी खूबसूरती को देख करके इतना काफ़ी उस पर फिदा हो जाता है कि उसके बाद से अक्सर अमर के घर पे आना जाना शुरू करता है और जब भी अमर के घर पे जाता है उसकी बहन उमा से भी बातचीत करता है। बातचीत करते करते आखिरकार योगेश और उमा के बीच में भी दोस्ती हो जाती है। जब दोनों के बीच में दोस्ती शुरू होता है उसके बाद से योगेश और उमा दोनों एक दूसरे के साथ में नंबर शेयर करते हैं और फिर दोनों का मोबाइल के ज़रिए बातचीत होना शुरू होता है। योगेश और उमा जब दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बातचीत करना शुरू करते हैं, आखिरकार धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है उसके बाद से योगेश अमर जब घर पे नहीं होता है उसी वक्त अमर के घर पे जाता है और उसकी बहन उमा से मुलाकात करता है। उसके बाद से उमा और योगेश दोनों अक्सर मौका निकाल करके एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। जब भी दोनों की मुलाकात होती है अक्सर दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। दोनों एक दूसरे के प्रति इतना काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं कि अब दोनों एक दूसरे को देखे बगैर रह ही नहीं पाते हैं और आखिरकार दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन योगेश और उमा दोनों के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। जैसे ही दोनों के घर परिवार वालों को मालूम चलता है उसके बाद से योगेश और उमा अपने घर परिवार वालों से शादी करने की बात करते हैं। लेकिन इस शादी के लिए ना तो उमा के घर परिवार वाले तैयार होते हैं और ना ही योगेश के घर वाले तैयार होते हैं, क्योंकि दोनों की जाति बिरादरी अलग होता है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी उमा के पिता महेश चंद को मालूम चलता है, महेश चंद उमा के साथ में मार पिटाई ही नहीं करता है बल्कि अपनी बच्ची की जल्दी से जल्दी शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देता है। और महेश चंद की ये तलाशी बहुत जल्द पूरी भी हो जाती है और बुलंदशहर का रहने वाला रमेश शुक्ला मिल जाता है। और फिर साल 2014 के नवंबर महीने में महेश चंद उमा की शादी रमेश से कर देता है। ये शादी उमा के मर्जी के खिलाफ होती है। उमा शादी करके अपने ससुराल तो चली जाती है लेकिन इसके बावजूद भी अपने आशिक योगेश से बातचीत करना नहीं बंद करती है। शादी के बाद भी योगेश से बातचीत करती है। योगेश के प्यार में इतना काफ़ी पागल हो चुकी थी कि अपने पति को भी भाव नहीं देती है और अक्सर उमा का उसके पति के साथ में झगड़े तकरार शुरू होता है। जैसे तैसे 1 साल का तो समय गुजरता है लेकिन 1 साल के बाद ही उमा की एक बच्ची हो जाती है जिसका नाम सौम्या रखती है। लेकिन 1 साल के बाद उमा जब अपनी बच्ची को लेकर के अपने मायके आती है उसके बाद से अपने ससुराल ही नहीं जाती है और अपने पति से तलाक ले लेती है और फिर अपने बच्ची को लेकर के अपने मायके में ही रहना शुरू कर देती है। और उसके बाद से फिर से उमा का
और योगेश का लव अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार जब दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है, इस बात की जानकारी ना तो उमा के घर परिवार वालों को मालूम चलता है और ना ही योगेश के घर परिवार वालों को मालूम चलता है। दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और बिल्कुल शादी के पहले जैसे ही दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। योगेश उमा को पा करके काफ़ी खुश होता है। योगेश कहता है कि वाकई में तुमसे मैं सच्चा मोहब्बत करता था, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें दोबारा से मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दिया। योगेश अब उमा से कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। उमा भी कहती है कि अब हम दोनों की शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उमा कहती है कि अभी तुम्हारे घर की भी माली हालत ठीक नहीं है और मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। बेहतर है कि थोड़ा सा वक्त लिया जाए, तुम भी कुछ पैसा कमा करके इकट्ठा कर लो और मैं भी कहीं कोई नौकरी देख लेती हूँ और मैं भी कुछ पैसा इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद से उमा एक नौकरी की तलाशी करती है और अपने ही इलाके के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ले लेती है और फिर नौकरी करना शुरू कर देती है। लेकिन नौकरी करके शाम के वक्त जब घर आती है तो अक्सर रास्ते में उमा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जो इज्जत नगर का रहने वाला है। सुनील शर्मा भी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पे काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अच्छा खासा घर परिवार से भी है। सुनील और उमा के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब दोनों के बीच में दोस्ती होती है, धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना जब शुरू करते हैं, आखिरकार ये दोस्ती दोनों का प्यार में बदल जाता है और उसके बाद से उमा और सुनील के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन उमा और सुनील के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, उमा तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई सुनील से बता देती है और कहती है कि मैं एक तलाकशुदा हूँ, मेरी एक 5 साल की बच्ची भी है। जब ये सारी सच्चाई उमा सुनील से बताती है, ये सारी सच्चाई जानने के बाद भी सुनील कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और शादी भी तुम ही से करूँगा। जब शादी का प्रपोजल उमा के सामने रखता है, उमा को भी लगता है कि सुनील मेरे ही जाति बिरादरी का है, सुनील के पास अच्छा खासा पैसा भी है। उमा सुनील से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उमा का जब लव अफेयर सुनील से जब शुरुआत होता है, इस बात की जानकारी योगेश को मालूम चल जाता है। इसलिए योगेश उमा के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करने के लिए अभी तक शादी नहीं किया और मैं अगर तुमसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। उमा योगेश से कहती है कि हमारी शादी हो ही नहीं सकती है क्योंकि हमारी जाति अलग है और हमारे घर परिवार वाले कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी योगेश उमा की एक भी बातें नहीं सुनता है और अक्सर उमा के नंबर पे फ़ोन करता है और जब भी फ़ोन करता है इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में बहस होती है। बहस कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि उसके बाद से योगेश जब भी उमा के नंबर पे फ़ोन करता है, इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इन झगड़ों तकरार से उमा इस कदर से तंग आ जाती है कि एक दिन ये सारी सच्चाई अपने नए आशिक सुनील से बता देती है और कहती है कि अगर योगेश इस दुनिया में रहेगा तो हम दोनों कभी भी सुकून से नहीं रह पाएंगे, बेहतर है कि योगेश को इस दुनिया से ही हटा दो। उमा जब इस तरह की बातें सुनील से कहती है तो सुनील भी उमा के प्यार में इस कदर से पागल हो चुका था कि इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए उमा और सुनील एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत 1 मार्च 2020 को जब उमा शाम के 6 से 7 बजे के आसपास ड्यूटी से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में ही योगेश के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि इसी भूड़पट्टी के कुमार टाकीज के बगल खाली मैदान में मिलने के लिए आ जाओ। जैसे ही उमा योगेश के नंबर पर फ़ोन करती है, योगेश भी उमा से मिलने के लिए खुशी के मारे झूम उठता है और अपने मालिक जितेंद्र से झूठ बोलता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे छुट्टी चाहिए और रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास अपने मालिक से झूठ बोल करके छुट्टी ले लेता है और इसी कुमार टाकीज के बगल खाली मैदान में रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास उमा से मिलने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही योगेश खाली मैदान में पहुंचता है तो वहां पे उसकी मुलाकात उमा से नहीं होती है बल्कि उमा का नया आशिक सुनील से होता है। जैसे ही सुनील को सामने देखता है, सुनील भी तुरंत अपने जेब से मिर्ची का पाउडर निकालता है और योगेश के आंखों में झोंक देता है। योगेश अपने दोनों हाथों से आंखों को मलना शुरू करता है। इससे पहले कि चीखना चिल्लाना शुरू करे, सुनील तुरंत ही अपने जेब से एक तेज धार हथियार निकालता है और योगेश का मुंह दबा करके उसके गले पे लगभग 4 बार वार कर देता है, जिसकी वजह से योगेश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से सुनील अपनी बाइक उठाता है और उमा के घर पे जाता है और ये सारी सच्चाई बताता है। जब ये सारी सच्चाई उमा से बताता है तो उमा सुनील से कहती है कि मुझे भी उस घटनास्थल पे ले चलो, मुझे योगेश को देखनी है।
सुनील अपनी बाइक पे बिठा करके उमा को उस जगह पे ले जाता है तो उमा देखती है कि योगेश मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जब उमा को लगता है कि योगेश इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, उमा सुनील से कहती है कि अपने बाइक से पेट्रोल निकालो और इसके चेहरे पे डाल करके जला दो ताकि कोई इसकी शिनाख्त न कर सके। सुनील भी अपने बाइक से पेट्रोल निकालता है और योगेश के चेहरे पे डाल करके उसे जला देता है और फिर योगेश का मोबाइल वहीं पे तोड़ करके फेंक देते हैं। उसके बाद से सुनील और उमा दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी उमा पुलिस वालों को बताती है तो उमा के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही सुनील को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने उमा और सुनील दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। उमा की 5 साल की बच्ची सौम्या फिलहाल अपने नाना नानी के साथ रह रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।